हेलो एंड वेलकम टू द कोशिका। आज हम लाइंस और एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक टेट में, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो, टेट और सुपर टेट दोनों में बहुत ज़्यादा पूछता है, या ये कह लीजिए कि यहीं से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है टेट और सी टेट की। तो इस सीरीज़ को यहीं से हम शुरू करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सॉल्व करते रहिए। पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ एनी लोकेशन। किसी भी लोकेशन का एक छोटा सा मार्क, बिंदु, उसी को कहेंगे। द पॉइंट इज द मार्क ऑफ एनी लोकेशन। इट हैज़ नो हाइट, नो विड्थ मीन्स नो ब्रेड्थ एंड नो लेंथ। जिसकी कोई तो बिंदु की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं होती है, ये याद रखें। ठीक है। अब लाइन यानी रेखा, लाइन यानी रेखा क्या होती है भाई? ठीक है। तो लाइन क्या है? एक से अधिक पॉइंट्स जब एक सीधे तरीके से जुड़े आपस में, इसको हम बोलते हैं लीनियर फैशन। when two or more than 2 points are joined together in linear fashion, then the geometrical shape produced is known as line, or you can say रेखा। तो उस जो ज्यामिति आकार जो बनेगी उसको हम रेखा कहेंगे। देन लाइन सेगमेंट या रेखाखंड, उस बड़े से लाइन में कोई भी छोटा सा हिस्सा जिसका कि निश्चित आकार हम बता सकें, जिसका मापन आसानी से किया जा सके, संभव हो, उसको लाइन सेगमेंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। ठीक है। सर्कल की बात की जाती है, सर्कल है ना, या वृत्त। सर्कल या वृत्त की जब बात करते हैं, तो सर्कल क्या है, इसको समझने के लिए आपको पॉइंट जरूर आना चाहिए, इसीलिए हमने पॉइंट की बात की। एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, एक निश्चित दूरी पर एक और पॉइंट बनाइए, और इसी तरह से कई पॉइंट्स को बनाते चले जाइए। दूरी एकदम निश्चित रहेगी, दूरी में परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है। तो एक बिंदु से निश्चित दूरी पर अनंत बिंदुओं को जब हम मिला लेते हैं इस तरह से गोल रूप में, तो बनने वाली आकृति को आप वृत्त या सर्कल, सो यू कॉल दिस सर्कल। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, द पॉइंट दैट इज सेंटर O, है ना, फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट, द आउटर पॉइंट इज नोन एज रेडियस। इसी को आप क्या बोलते हैं? रेडियस कहते हैं। इसी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया? रेडियस, इसको नॉर्मली हम R से डिनोट कर देते हैं। पॉइंट में मिले लेकिन वो दो डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर दो लाइन दो डायरेक्शन में जा रहे हैं और किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये एक तरह का क्या करते हैं? एंगल क्रिएट करेंगे, जिसको नॉर्मली हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये जो शब्द होता है इसको हम थीटा कहते हैं। मान लीजिए ये लाइन A है, ये लाइन B है, तो जब ये किसी कॉमन पॉइंट पे आके मिलते हैं, यानी इनकी जो ओरिजिन होगी, ओरिजिन एंगल जहाँ से ये निकलते हैं, अगर ये एक साथ हो और ये फिर अलग अलग डायरेक्शन में निकले, अलग अलग दिशाओं में निकले, तो इनके बीच में जो जगह बचती है उसको कोण कहा जाता है, यानी एंगल, और इसको हम थीटा से दर्शाते हैं। थीटा यूज होता है इसके लिए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, उनमें भी लाइन का यूज होता है। जैसे अगर एक को आप ध्यान से देखें तो 1 2 3, इसमें 3 लाइंस का यूज हो रहा है ना। इसी तरह से आप बहुत सारे और वर्ड ढूंढ सकते हैं, जैसे Z, इसमें भी 3 लाइन का यूज हो रहा है। इसी तरह से आप ढूंढ सकते हैं और भी शब्द H, 1 2 3 लाइन का यूज हो रहा है। तो अलग अलग शब्द, अलग अलग जो अक्षर हैं, वो अलग अलग बनावट के होते हैं, ज्योमेट्रिक शेप के होते हैं। इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आ सकता है आपके टेट में। ठीक है। इसी तरह से जैसे अगर M बनाना हो, M हो गया, W हो गया, तो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें कितनी लाइन्स यूज हो रही हैं? 4 लाइन्स यूज हो रही हैं। कितनी? 4 लाइन्स यूज हो रही हैं। अगर L की बात करें
है ना। तो एल जैसे अगर शेप है, एल है, टी है, तो इसमें कितनी लाइन्स यूज हो रही हैं? 2 लाइन्स यूज हो रही है ना। इन शब्दों को भी आप याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो आप क्वेश्चन देख के तुरंत आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसका रिवीजन करते रहेंगे जिससे कि आपका समय बच जाए। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पूरी हो गई। अब हम फोकस करते हैं कि जब एंगल बनता है तो एंगल कितने टाइप का हो सकता है, एंगल के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, और इसको पढ़ते हैं। क्लास 6th और 7th की जो बुक्स होती हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप टेट और सुपर टेट देने जा रहे हो, क्लास 6, 7th की NCERT या NCERT रिलेटेड साइड बुक्स अगर आपने पढ़ ली हैं तो मान के चलिए कि आपके 10 नंबर एक्स्ट्रा बाकी लोगों से ज़रूर आने वाले हैं। मैं उसी को बेस बनाकर फोकस करूँगा। चलिए एंगल्स को शुरू करते हैं। अभी तक आपने पॉइंट के बारे में समझा, लाइन पढ़ा, लाइन सेगमेंट समझा, सर्कल कैसे बनती है, सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं वो समझा। 2 लाइन जब मिलती हैं और अगर उनका कॉमन ओरिजिन हो, वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हों, तो वो एंगल बनाते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना। अब एंगल जो बनेगा यानी कोण जो बनेंगे उनको हम कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं, कितनी संभावनाओं में पढ़ सकते हैं, है ना। तो कई संभावनाओं में पढ़ सकते हैं, कम से कम 10 से 12 प्रकार तो हो ही सकते हैं, जिसमें से 6 तो आपको एकदम याद हो जाने चाहिए। पहला है जिसमें से न्यून कोण या एक्यूट एंगल। जब 2 लाइन जब जुड़े और वो इस तरह से जुड़े कि मान लीजिए कि ये लाइन P है, ये O है और ये Q है, ये लाइन है OQ और ये है OP, ठीक है, मान लीजिए यहीं तक, और इनके बीच में ये बना कोण है। आपको याद रखना होगा कि जब थीटा का मान यानी इसकी वैल्यू 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। इसीलिए मैंने सिंबल नहीं बनाया, मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि सिंबल बनाऊंगा तो कुछ लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने सिंबल्स को नहीं बनाया। अदरवाइज वो बहुत आसान रहता है, शॉर्टकट बना दिया जाए। यानी 0 से बड़ा यानी ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 90 से कम मतलब कि 89 हो सकता है, लेकिन 90 नहीं हो सकता। यानी 1 से लेकर के 89 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा और 90 नहीं होगा। तो ऐसे सभी कोण को आप न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। अब आते हैं राइट एंगल पे। राइट एंगल की बात जब भी करते हैं तो जो नीचे वाली लाइन होती है ये अर्थ के पैरेलल होती है, यानी जमीन के बिल्कुल पैरेलल बनाया जाता है, और ऊपर वाली जो लाइन होती है ये हमेशा इस पर 90 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस करती है ना। तो अगर ये P है, ये O है, ये Q है, तो यहाँ पर जो एंगल POQ बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ये याद रखेंगे कि ये हमेशा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तभी आप इसको राइट एंगल या समकोण कहेंगे। 90 से कम होगा तब भी समकोण नहीं होगा, 90 से ज़्यादा होगा तब भी समकोण नहीं होगा। तो याद कर लीजिए, समकोण यानी राइट एंगल, और राइट एंगल तभी होगा जब ये सिर्फ और सिर्फ 90 हो, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। याद रहेगा ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की ओर। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब अधिक कोण। अधिक कोण का क्या मतलब है भाई? अधिक कोण का मतलब ये होता है कि जब दो लाइन ड्रॉ करें और इनके बीच का एंगल यानी जो वैल्यू ऑफ थीटा है, ये वैल्यू ऑफ थीटा 90 से ज़्यादा हो बट लेस देन मोर देन 90 बट लेस देन 180, 180 से कम हो। मतलब कि 91, 92, 93, 120 सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके दिए जाते हैं ना, 120 डिग्री अगर हो, ठीक है, क्योंकि 180 से कम होना चाहिए। तो 91 से लेकर 179 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 91 डिग्री से लेकर 179
ठीक है, 179 डिग्री तक, 179 डिग्री तक, ये सब का सब ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये 3 एंगल आपको समझ में आ गया, इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब समझते हैं कि स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं। स्ट्रेट एंगल, जैसे ये कोई पॉइंट है और ये लाइन इस पॉइंट से होती हुई गुजरती है, स्ट्रेट एंगल उसे कहते हैं जब इसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। जब 180 डिग्री का ये कोण बनाती है, यानी थीटा का मान 180 डिग्री हो, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ये समझ में आ रहा है, क्या कहेंगे उसे? स्ट्रेट एंगल। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसी स्ट्रेट एंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया O, ये हो गया O। अब इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, हो जाएगा P, हो जाएगा Q। ये समझ में आ रहा है? स्ट्रेट एंगल को हमने नीचे कर दिया, लेकिन इतना नीचे किया कि 180 से ज़्यादा हो गया, बट इस लाइन के ऊपर जाके नहीं आ गया। जैसे घड़ी में सुइयाँ चलती हैं, टक टक टक, और एक टाइम आएगा जब एकदम सामने सामने हो जाएंगी, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक, बीच में कहीं रोक देना है। अब ये जो पीछे के एंगल्स हैं, इसको आप कहते हो रिफ्लेक्स एंगल, वृहद, हिंदी में बोलते हैं वृहद, है ना, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल उस एंगल या उस कोण को कहते हैं जहाँ पे थीटा की वैल्यू, थीटा का मान, थीटा इज मोर देन 180, मोर देन 180 डिग्री, बट लेस देन 360 डिग्री। 180 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 360 से कम होगा। ऐसे एंगल को आप रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल सिंपल, अब इससे सिंपल नहीं हो सकता, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, आपके ज़रूर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। दूसरा है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है ना, यानी जिस बिंदु से चले हैं उसी बिंदु पर हम वापस पहुँचते हैं। तो कंप्लीट एंगल एक्चुअल में ये 360 के बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू द 360 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो 360 के बराबर होगी। कंप्लीट एंगल हमेशा 360 के बराबर होगा, ये याद रखिए। जीरो एंगल, जीरो एंगल का मतलब है कि उस पॉइंट से अभी किसी भी कोण की ओर घूमा नहीं गया है। किसी बिंदु से, जैसे उत्तर की ओर अगर कोई मुंह करके खड़ा है, अभी वो किसी भी ना अपने दाएं घूमा है और ना बाएं घूमा है, किसी भी एंगल पे अभी वो लाइन घूमी नहीं है, वो अपनी इनिशियल पोजीशन यानी शुरुआती बिंदु पर ही निश्चित रूप से पड़ा हुआ है। ऐसे किसी भी कोण को हम जीरो एंगल कहेंगे, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री होगी। तो ये समझ में आ रहा है? आज के वीडियो सेगमेंट में बस हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो सेगमेंट में अब इन एंगल्स का कॉम्बिनेशन, रिलेशनशिप, दो एंगल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, किसको क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, वर्टिकल अपोजिट, वो अगले वीडियो सेगमेंट में पढ़ेंगे।